30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए एक बहुत ही संजीदा टॉपिक आपके सामने आता है, अचानक वो हट जाता है, कॉमेडी आ जाती है, अचानक कॉमेडी भी हट जाती है, ट्रेजेडी आ जाती है। तो इन रील्स को करते करते आप सोच रहे हैं मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है इसका। अब अगर किताबों में जिक्र आता है पुष्पक विमान का, तो हम कैसे मान लें कि राइट ब्रदर्स ने ही विमान बनाया पहले। तो पुष्पक विमान की जो अवधारणा है वो तो आपके रामायण काल से हमें मिलती है, रामायण में वर्णन है उसका, पुष्पक विमान का। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया रक्षित, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, द रक्षित शो में मुझे बुलाया गया इस टॉक के लिए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो इंडिया के मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब में सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते और अपने इमोशंस में आके ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उन्हें समझ में आता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो सर, आपको क्या लगता है? देखिए, आपने इमोशंस की बात की है जिनको हम भावनाएं कहते हैं। यस सर। और ये जो भावनाएं होती हैं, हर आदमी भावनाओं से भरा होता है। भाव हमारे जो होते हैं वो प्रधान होते हैं और यही लगभग हमारे मस्तिष्क पे हावी होने की कोशिश करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने इमोशनली स्ट्रांग हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन किस तरह का होता है। एक बात आपने सुनी होगी, हम यूजुअली कहते हैं कि ये जो है परिपक्व है, यानी मैच्योर है। तो मैच्योर वो है जिसने अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लिया है या कंट्रोल करना सीख लिया है। तो वो किसी भी परिस्थिति में उस तरह के कार्य करता है जो, जैसे हम कहते हैं कि रैशनल डिसीजन लेना। यस सर। तो ये वही आदमी रैशनल डिसीजंस ले सकता है जो जिसकी भावनाएं जो हैं वो स्ट्रांग है, जिसके इमोशंस जो हैं वो स्ट्रांग है और उसने अपने आप को मजबूत बना लिया है। तो जो मनस्थिति आदमी की होती है उससे बाहर निकलने के लिए आपको जो भावनाएं हैं उन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो बाहर की दुनिया है उससे अब जब आप वाकिफ़ होते हैं, दो चार होते हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है कि हकीकत क्या है और ख्वाब क्या है। सर, मैच्योरिटी की बात की आपने यहाँ पर, जी। तो मैच्योरिटी कैसे आती है, मतलब उस चीज़ को कैसे अपने अंदर बिल्ड करें? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो मैच्योरिटी ये है कि जब आप पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ में ही आप कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देते हैं और ये एकदम से नहीं होता है। जैसे आप होश संभालते हैं, जिसे हम कहते हैं कि होश संभालना। तो होश संभालने के बाद में आदमी सीखता है, अपने सराउंडिंग से सीखता है, माँ बाप से सीखता है, घर के परिवेश से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, समाज से सीखता है, स्कूल में जाकर के सीखता है। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर संस्कार हैं। तो वो संस्कार उसके अंदर होते हैं और वो एक रिपोजिटरी हमारे जो माइंड में होती है, उसमें वो संस्कार जो हैं वो घर कर जाते हैं और उसी के आधार पर हम अच्छा या बुरा सोच सकते हैं या अच्छे या बुरे में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। या यूँ कह लीजिए कि अगर कभी कोई डिसीजन लेना है, हमें फैसला करना है, तो वो जो हमारी रिपोजिटरी में चीज़ें हैं जिनके आधार पे हमने अच्छे और बुरे का भेदभाव करना सीखा है, तो वो काम करता है। तो जिसके अंदर वो संस्कारों की मात्रा ज़्यादा हो वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाता है। कुछ लोग आगे चल के पढ़ने के बाद में या उन्हें जब ज़िंदगी में कुछ ठोकरें लगती हैं, अनुभव आते हैं, तो उसके बाद वो मैच्योर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये परिपक्वता आदमी को किसी समय भी आ सकती है। इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो एक बालक जो होता है, जब हम कहते हैं ना कि बालक मन है, तो वो उचाटता फिरता है, इधर उधर डोलता फिरता है, लेकिन उसके बाद में उसमें धीरज आना शुरू होता है, धैर्यता आनी शुरू होती है। तो ये लगभग आप देखेंगे कि 15 साल से ऊपर की एज जब बच्चे की होने लगती है, वो जब समझने लगता है और तब तक इतना एक्सपीरियंस भी वो ले चुका होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि 5 साल की उम्र के बाद में हम सीखना शुरू करते हैं। तो और इसीलिए शायद स्कूलों में जाने की जो एज तय की गई है वो भी 5 साल की रखी गई है। तो तब आप जो है थोड़ा बहुत 10-1 साल का आपको एक्सपीरियंस हो चुका होता है स्कूल जाने का, बाकी चीज़ों का, लोगों के साथ मिलने जुलने का, बात करने का। तो उसके आधार पे आपकी समझदारी जो है वो बढ़ती है और उस समझदारी के आधार पे हम कहते हैं कि ये मैच्योर हो गया है या इसको परिपक्वता आ गई है। तो 15 साल के बाद धीरे धीरे आदमी के अंदर वो मैच्योरिटी आनी
शुरू होती है। 15 या 16 साल आप कह सकते हैं, कोई निर्धारित सीमा नहीं है, कोई बच्चा 12 साल में भी मैच्योर हो सकता है। इस पे कंडीशन भी काम करती है हमारी। जी बिल्कुल, कंडीशंस काम करती हैं, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि हम जो सीखते हैं, जो समझते हैं, वो अपने परिवेश से हैं, चारों तरफ से। अब माँ बाप भी हमारे टीचर हैं, समाज भी हमारा टीचर है, जो स्कूल में हमारे अध्यापक हैं वो भी हमारे टीचर हैं, और मैं समझता हूँ कि हर आदमी, एक पशु भी हमारा टीचर हो सकता है। उसके व्यवहार को देख करके हम सीख सकते हैं। पशु कैसे? पशु इस लिहाज से कि जैसे आपने देखा होगा, चिड़ियाएं जब दाना चुगती हैं तो उनके यहाँ गले के पास में एक थैली होती है। हाँ। और आप चाहे 1 किलो दाना बिखेर दें, वो उतना ही लेंगे जितना कि उसमें एक्यूमुलेट हो सकता है, जितना वो संग्रह कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं लेते। तो हमें ये सीखने की जरूरत है, उन चिड़ियाओं से भी सीखने की जरूरत है कि जितना अपने काम का है हम उतना ही संग्रह करें, बाकी संग्रह करने की जरूरत नहीं है। हम अगर सक्षम होंगे तो हम कर लेंगे। ये है। तो इस तरह से हम हर चीज से सीख सकते हैं, हम प्रकृति से सीख सकते हैं, पशु पक्षियों से सीख सकते हैं, नेचर से सीखते हैं, अपने समाज से तो हम ऑफ कोर्स सीखते हैं। इसमें आपने यहाँ पर वहाँ पर संस्कारों की बात की थी, मतलब इसमें हमारी फैमिली का भी काफी रोल रहता है कि हम कैसे बिल्ड हो रहे हैं, हमारे माइंड सेट कैसा है, हमारे सोचने की क्या कहते हैं क्षमता कैसी है, हमारे दूसरे के प्रति बिहेवियर कैसा है। तो हमारी वैल्यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करती है एज ए मैच्योरिटी में। ये ऐसा मेरा मानना है। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। जो वैल्यूज हम कैरी करते हैं ये हमें अपने संस्कारों से ही तो मिलती हैं। ठीक है, अगर जो जैसा मैं सीखूंगा वैसा ही मैं आगे सिखाऊंगा, दूसरे को सिखाऊंगा। तो हम, जैसा कि मैंने कहा कि वो रिपोजिटरी में जो चीजें संग्रहित होती रहती हैं, मौका पड़ने पर जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सब कॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन ले करके और वो बातें हमारी जुबान पे आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने वर्षों पहले कोई चीज पढ़ ली, देख ली, सुन ली, तो वो कहीं ना कहीं डेटा एकत्रित हो गया। और उसके बाद में जरूरत पड़ने पर आप भूल गए उस चीज को कि मैंने ऐसी चीज कोई पढ़ी थी। क्योंकि ये हमेशा होता है, हम 200 पेज की, 300 पेज की कोई किताब पढ़ते हैं तो पूरी कहानियां उसकी याद नहीं रहती हैं। कोई चीजें ऐसी होती हैं जो दिमाग को हिट कर ट्रिगर कर जाती हैं, तो वो आपको याद होती हैं। बाकी की चीजें, हर चीज आपको याद नहीं होती है, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस में रहती हैं, संग्रहित रहती हैं। तो मौका आने पे, है ना, उस तरह की सिचुएशन आने पे वो चीज आपके सबकॉन्शियस से निकल के आती है, तो वो रिकलेक्ट होती हैं चीजें। ठीक है, और फिर वो आपकी जुबान पे आती है। तो वैल्यूज भी इसी तरह से हैं, जो आपने सीखा है, जो आपने अपने व्यक्तित्व में जिन चीजों को अपनाया है, ठीक है, उसी को तो हम वैल्यू कहते हैं कि बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार करो। ठीक है, और शिक्षा के प्रति आपका जो नजरिया किस तरह से होना चाहिए, एक आदर्श सिटीजन जो है, नागरिक जो है, वो कैसा होना चाहिए। तो ये आपके मूल्य ही तो निर्धारित करते हैं, जो आपकी वैल्यूज हैं वो निर्धारित करती हैं। सर एक ना, मतलब जो हमारी एज की जो जनरेशन है, मतलब क्या होता है सर, अपने इमोशंस को काफी ज्यादा दबा के रखते हैं, मतलब उन्हें शेयर्स नहीं करते। स्पेशली सर मैं लड़कों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो लड़के होते हैं अपनी एज के, वे अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं, किसी को ज्यादातर दिखाते नहीं कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ, या मैं लोनली हूँ, मैं सैड हूँ। तो यहाँ सर इससे उन्हें क्या फील होता है, उनकी जो बिहेवियर है उनमें भी धीरे धीरे चेंज आने लगता है कि कभी में सैड महसूस कर रहे हैं, कभी में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो सर इसमें, इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब हमें दबाते जा रहे हैं, अपने इमोशन को दबाते जा रहे हैं, हम निकाल नहीं रहे बात। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है कि 2 तरह की मानसिकताएं होती हैं। हम अंग्रेजी में शब्द यूज करते हैं इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। यस सर। तो कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर देते हैं लोगों के सामने, और मैं समझता हूँ कि ये एक्सट्रोवर्ट होना, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं, लेकिन ऐसा एक्सट्रोवर्ट भी आपको नहीं होना चाहिए कि आप सारे अपने पत्ते खोल दें सभी के सामने। ये भी एक हार्मफुल स्थिति हो सकती है। लेकिन यस, जहाँ पे ऐसी सोच आपके मन में आती है, ऐसा विचार आपके मन में आता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे ये अपने दोस्त को बता देना चाहिए, अपने माँ बाप को बता देना चाहिए, या जिन पे मैं भरोसा कर सकता हूँ मुझे उनसे बता देना चाहिए। कभी कभार आप अपने टीचर को बड़ा अपने क्लोज पाते हैं, तो आपको लगता है यार मुझे इनको बता देना चाहिए। तो हो सकता है कि वो आपकी मदद कर सकें, और जिस मनस्थिति से, जिस मानसिकता से आप गुजर रहे हैं, उससे ऊपर आने में वो आपकी मदद करें। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबा के रखते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो काम करती है वो ये है
कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये हेजिटेशन होती है कि यदि मैं किसी को बताऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। यस सर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। अब समाज में आप अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते, लेकिन और बात सही भी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके जैसे सोचने वाले, आपकी जैसे मनस्थिति के लोग हों जिनसे आप शेयर कर रहे हैं चीजों को। हो सकता है वो इस तरह के हों जिन्हें इन चीजों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि आपको दूसरे के भावनाओं का किस तरह से ध्यान रखना है, तो हो सकता है वो आपका मजाक भी उड़ाएं, और ऐसा होता है। बट देन ऐसे लोगों को कुछ ऐसे सिंसियर और सीरियस लोगों से बात करनी चाहिए, जैसे हमारे टीचर्स हैं, हमारे काउंसलर्स होते हैं, वेलनेस कोच हम उनको कहते हैं। तो ये वेलनेस कोच जो हैं ये समझते हैं आपकी मनस्थिति को। आप इनके पास जाइए, उनके पास अपनी समस्या को रखिए कि ऐसा है, मेरे साथ में ये चीज़ें हो रही हैं। तो प्रोफेशनलिज्म के साथ वो लोग काम करते हैं, जिसमें एक आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करना भी होता है, उनके प्रोफेशनल का एक पार्ट होता है, प्रोफेशन का एक पार्ट होता है। तो वो इस तरह से आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखते हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो मेंटेन रखते हैं। तो अगर आपको कहीं ऐसी हिच होती है कि आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं कर सकते, पेरेंट्स के साथ में शेयर नहीं कर सकते, तो आप ऐसे साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए, उनको वेलनेस कोच कह लीजिए, गाइड कह लीजिए, या फिर काउंसलर कह लीजिए, इनके पास आपको जाना चाहिए और वो आपकी मदद कर सकते हैं। सर हमारी मतलब एज अ प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, कोई किसी की भी अगर हम बात करें, तो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, उसके बारे में बताइए आप। ह्यूमन बिहेवियर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे अहम रोल है ह्यूमन बिहेवियर का, क्योंकि ये आपका व्यक्तित्व दूसरों के सामने उजागर करता है। जो आपका बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर जिसको हम कह रहे हैं, कैसे? तो वो दूसरों के सामने आपका व्यक्तित्व उजागर करता है। आपकी भाषा कैसी है, आपका उठना बैठना कैसा है, आप लोगों को क्या कह के संबोधित करते हैं, ठीक है, आपका लोगों के प्रति नजरिया क्या है। तो ये सारी चीजें, ये ह्यूमन बिहेवियर है। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो आपकी छवि को बनाता और बिगाड़ता दोनों है, ठीक है। अब ह्यूमन बिहेवियर अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका साइक कैसा है, जो नेचर ऑफ साइक है आपका वो कैसा है, कैसा फिर इसके पीछे फिर वही चीजें काम करती हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आप जिस परिवेश में रहे हैं उसी तरह की चीजें, उसी तरह की मानसिकताएं आप बनाते हो। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिपेंड करती है। और जब हम बात करते हैं कि ओवरऑल ह्यूमन बिहेवियर, तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं लोगों की, आपसे उम्मीदें क्या हैं। उम्मीदें ये हैं, अब जैसे आप एक युवा मेरे सामने बैठे हुए हो, तो एक युवा को लोग किस तरह से देखते हैं, एक सक्षम व्यक्ति होगा, अच्छा काम, ऊर्जावान होगा, अच्छा काम करने वाला होगा, ठीक है, तत्पर होगा समाज के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। परिवार भी आपको उसी तरह से देखता है कि हमारे परिवार में एक युवा है ना, तो उस तरह से देखता है। माँ बाप ऐसा फील करते हैं कि यार हमारा बच्चा जो है वो तो युवा है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, सारी हेल्प करने के लिए हमारा बच्चा हमारे साथ में है। तो इस तरह से ये ह्यूमन बिहेवियर जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो फिर लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली, है ना, एग्जीक्यूट करते हैं, लोगों के सामने दिखाते हैं, तो तब डिसाइड होता है कि आप अच्छे हो या बुरे हो। तो ह्यूमन बिहेवियर तो सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। बिहेवियर से जब मैंने बात की ह्यूमन बिहेवियर से, तो एक्सपेक्टेशंस की बात की, उम्मीदें, लोगों की एक उम्मीदें होती हैं, और ये उम्मीदें जो हैं वो एथिक्स के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। जो नॉर्म्स, सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो इसमें सर यहाँ पर यह होता है कि जब हम, आपने एक्सपेक्टेशन की बात की, इसमें क्या होता है कि जब जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ मेरा कोई एक दोस्त है, मैं उससे कुछ काम करा रहा हूँ, या मैं ऐसी उम्मीद रख रहा हूँ कि मैं तेरा काम कर रहा हूँ, तो फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो तू भी मेरा ही इतना काम करेगा। तो वहाँ मैंने उससे एक्सपेक्टेशन लगा ली कि हाँ यार रिटर्न में मेरे को मिलेगा। लेकिन भाई जब वो जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि वो हमारा काम करे, और वो जब वहाँ पर नहीं करता, तो हमारी सारी एक्सपेक्टेशन टूट जाती हैं। हम क्या कहते हैं, बहुत इमोशनली, सर जो अभी बात की, वहाँ धीरे धीरे सैड होने लगते हैं। तो इसी चीज को तो कहते हैं कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है ना। डू योर बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बेसमझे कभी किसी की तकलीद न कीजिए, हर शख्स की हर बात की तायीद न कीजिए, और फिर आपको अपनों से कोई गम न होगा,
अपनों से किसी बात की उम्मीद ना कीजिए। तो आप अगर इस उम्मीद, किसी से इस तरह की उम्मीद, अब जो आपने बात की उस उम्मीद में और जो मैंने एक्सपेक्टेशंस उम्मीद बताई थी उसमें बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? अंतर इस तरह का है कि आपकी जो उम्मीद थी वो ये थी कि मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ खड़ा रहता हूँ, तो जरूरत पड़ने पर मेरा दोस्त भी मेरे साथ खड़ा रहेगा। मैंने बात की कि मानवता का, जो आपने बात की कि ह्यूमन बिहेवियर, मैंने ह्यूमन बिहेवियर के लिहाज से बात की थी कि हमें, समाज को हमसे उम्मीदें होती हैं कि ह्यूमन बिहेवियर, समाज ने अपने दिमाग में एक पैरामीटर्स उसके लिए बना रखे हैं कि जैसे मैंने बताया कि ये युवा है तो ये ऊर्जावान है, सक्षम है, अपने माँ बाप का सहारा है, इस तरह की चीजें, ठीक है, जो भी काम करेगा अच्छा करेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इस तरह की हैं, ठीक है। तो इन एक्सपेक्टेशंस को आप उन एक्सपेक्टेशंस के साथ में मिक्स मत कीजिए। ये ह्यूमन बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस हैं कि सोसाइटी आपसे क्या चाहती है, किस तरह का व्यवहार आपसे सोसाइटी चाहती है, ठीक है। आप अगर शाम को सड़क पे घूमने निकलते हैं, अकेली सुनसान सड़क है, आप जा रहे हैं, सामने से कोई महिला आ रही है, तो एक जवान लड़का देख के उसे ये फील होना चाहिए, सेफ्टी फील महसूस होनी चाहिए, ये समाज आपसे उम्मीद रखता है कि आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, ठीक है, जबकि विपरीत होता है। यस सर। ठीक है ना, उसका उल्टा बिल्कुल, उसका बिल्कुल उल्टा होता है। तो समाज की जो अपेक्षाएं हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर जिसको बोल रहे हैं ना, वो विपरीत परिस्थितियों में विपरीत काम करता है। लेकिन जब आप सोसाइटी से पूछेंगे कि आपकी क्या उम्मीदें हैं, तो वो उस तरह की चीज निकल के आएगी। ये ओके, ये सर काफी इंटरेस्टिंग बात की आपने जी, कि मतलब अपोजिट सोचते हैं, मतलब जैसा बिल्कुल सिचुएशन, आपसे उम्मीदें कुछ और हैं, लेकिन आप करने कुछ और लगते हैं, तो वहीं पे ह्यूमन बिहेवियर जो है वो डेविएट हो जाता है और वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। इसमें सर ये है कि जैसे मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा आजकल मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा बातें चलती हैं जी, तो ये कितनी जरूरी है और क्यों करनी चाहिए हमें? देखिए, ऐसा है, मेंटल हेल्थ कहिए, फिजिकल हेल्थ कहिए, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको अगर वैल्यू नहीं देंगे तो जिंदगी में फिर कोई पर्पस नहीं रह जाएगा, मतलब नहीं रह जाएगा। आप भले ही कहते हैं ना कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन आप बहुत बड़ा आदमी बनने से पहले बहुत अच्छा इंसान बनिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आप भले ही कितना ही बड़ा नाम कर लें, बहुत कुछ काम कर लें, लेकिन जब तक आप अपने मेंटल वेलबींग का ध्यान नहीं रखेंगे, मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो तब तक आपको समस्याओं से जूझना पड़ेगा, क्योंकि एक लिमिट होती है, ठीक है। एक कप है, उसमें अगर आप चाय भरते हैं, है ना, यूजुअली हम घरों में देखते हैं चाय बन गई तो हम कप में डालते हैं, तो कप की एक कैपेसिटी है कि हम उसको कितना भर सकते हैं। अगर हम भरते ही रहे उसको, केतली से उसमें उंडेलते ही रहे, तो एक नौबत आएगी कि कप से चाय बाहर निकलने लगेगी, गिरनी शुरू हो जाएगी। तो वही स्थिति हमारे दिमाग की भी है कि हम कितनी चीजें इसमें स्टोर कर सकते हैं। एक लिमिट है ना, तो उस लिमिट से आगे अगर आप जाएंगे तो वो फिर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बाहर जो निकलने की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका स्ट्रेस जो है वो एंजाइटी में फिर बाहर निकलता है। ये फिर मेंटल जो डिसेबिलिटीज के रूप में बाहर निकलने लगता है, ठीक है। आपकी तबीयत खराब होने लगती है, आप मानसिक रूप से बीमार होने लगते हैं, शारीरिक रूप से बीमार होने लगते हैं। तो ये वो वाली स्थिति हो जाती है। और सर इसको सुधारे कैसे? सुधारने के लिए बहुत सारे काम हैं। आजकल मैं अगर सबसे बड़ी बात कहूँ तो आपको सबसे पहला जो करना चाहिए वो डिसिप्लिन को अपनाना चाहिए अपने जीवन में। और जब मैं डिसिप्लिन अपनाने की बात कर रहा हूँ तो मैं न केवल व्यायाम की बात कर रहा हूँ कि आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको खेलों के प्रति रुचि होनी चाहिए, आप खेलिए। आजकल बच्चे कंप्लेन करते हैं, कई बार पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं कि आज मेरी उंगलियां दुख रही हैं। तो उंगलियां क्यों दुख रही हैं? मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो फुटबॉल खेलते हुए उंगलियों के दुखने का क्या दुख है? तो पैरों में दर्द होना चाहिए। तो इसका मतलब वो फुटबॉल कहाँ खेल रहा था? मोबाइल पे। वो मोबाइल पे फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। आप खेलिए, ग्राउंड में जाइए, वहाँ पे शरीर आपको जो मिला है उसका उपयोग कीजिए, और उसकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, उसको एग्जॉस्ट होना है, उसको मतलब एक सीमा तक आप उसके साथ में कसरत कर सकते हैं, तो वो कसरत कीजिए, है ना, खेलिए, कसरत कीजिए।
दिमाग को भी रिलैक्स महसूस होगा कई बार। आप उन चीज़ों से बाहर आइए। और डिसिप्लिन की मैंने बात की, देखिए तो डिसिप्लिन का ही एक पार्ट है कि आप जो अपना स्क्रीन टाइम है हाँ उसको निश्चित करें। क्योंकि देखिए, अगर आपने आज की डेट में आज का जो एरा चल रहा है, युग चल रहा है, उसमें ब्रेड और बटर सभी को अर्न करना है, ठीक है ना, सब इसके बिना गुजारा नहीं होगा। तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और द इंजीनियर्स, ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि हर आदमी लैपटॉप से जूझ रहा है। जो भी पढ़ा लिखा आदमी है, या तो लैपटॉप या उसके सामने डेस्कटॉप लगा हुआ है, वो उससे जूझ रहा है। वो तो प्रॉब्लम है। एक स्क्रीन वो आप देख रहे हैं, दूसरा आप रिलैक्स करने के लिए आप टीवी या फिल्में, रील्स उसको देखते हैं। और फिर ये जो आपके पास में 4x6 इंच का इंस्ट्रूमेंट आपके पास में है, मोबाइल, ठीक है, उस पे भी आपका और फिर आपके दिमाग को डिस्टर्ब करने के लिए ये जो रील्स वाला कल्चर आ गया है। अब ऐसा होता है कि अगर आप ये रील्स देखते जाएं, चाहे वो फेसबुक में आ रही हो, इंस्टाग्राम पे आ रही हो, चाहे यूट्यूब पे आ रही हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रही हो, तो इसमें ऐसा है कि 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए एक बहुत ही संजीदा टॉपिक आपके सामने आता है, अचानक वो हट जाता है, कॉमेडी आ जाती है, अचानक कॉमेडी भी हट जाती है, ट्रेजेडी आ जाती है। तो इन रील्स को करते करते आप सोच रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है इसका। आपका दिमाग फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कैसे चेंज हो रहा है। एक तरफ आप ट्रेजेडी का मूड बन गया था और दूसरी तरफ जो है कॉमेडी आ गई है। तो इसका असर आपके दिमाग पे कहीं ना कहीं हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी मैं कह रहा था कि एक लिमिट है इंफॉर्मेशन गैदर करने की, एक लिमिट है। yes, sir. तो आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो इट विल ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस, और फिर वो बस्ट होगा तो एंजाइटी, डिप्रेशन, और फिर वो आखिरी में जो है पंखे टूटते हैं। ठीक है। हाँ सर, यही आता है कि फिर बाद में, क्योंकि वो बता नहीं, फिर वो सर जो बात की थी हमने इमोशंस की, मैं अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, देन में फिर डिसीजन लेते हैं, डेथ, बिल्कुल सुसाइड। बिल्कुल। और सर ये डिनाई भी नहीं कर सकते कि आज के टाइम में जिस तरीके का एरा चल रहा है, ये पूरा डिजिटल ही है, सोशल मीडिया का है, और आगे ये और भी ज्यादा इम्प्रूव करेगा। इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते कि रील्स, शॉर्ट्स ही रहेंगी, पर इन सब के रहने के बावजूद भी हम अपने आप को कैसे अच्छा करें, कैसे इन सब से दूर रखें, मतलब दूर भी नहीं रख सकते, पर किस तरीके से इस चीज को हम मैनेज करें। देखिए, मैनेज करने का ऐसा है, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि डिसिप्लिन होना, अनुशासन बनाना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन के बिना आप आगे नहीं जा सकते। अब आपने कहा कि सोशल मीडिया के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, आज की डेट में ये हो गया है। बिल्कुल सही है। आपको लगेगा, अब मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी जो है वो अपडेट रहे। वो अगर सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर रहा है तो कुछ दिनों बाद मुझे ही लगेगा मेरा बच्चा पिछड़ गया। तो उसको उस चीज में रहना तो है, लेकिन प्रायोरिटी आप डिसाइड करेंगे। मतलब आपका बच्चा डिसाइड करेगा, या आप उसे सिखाएंगे कि आपने भाई क्या चीजें सीखने वाली हैं, क्या चीजें नहीं सीखने वाली। अच्छा, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, हम रील्स ही क्यों देखते हैं, है ना। हम उस अनुशासन में भी अपने आप को बांध सकते हैं ना, कि हम बच्चे को उस तरफ ले जाएं, कहीं पे रिलीजियस चीजें आती हैं, ठीक है। रिलीजियस कहने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप उसको रेडिकलाइज कर दें रिलीजन के प्रति जी, वो नहीं, लेकिन रिलीजन में कुछ चीजें अच्छी बातें होती हैं। जैसे हम गीता का सार ले लें, तो गीता का सार जो है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, वो तमाम जिंदगी जीने का एक आपको मार्ग दिखलाया गया है। तो उसमें कोई ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना कोई सिख है, वे ऑफ लिविंग है, वो वे ऑफ लिविंग है। तो उसको मैं तो समझता हूँ कि आप छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करिए कि आप उन चीजों को देखिए। अच्छा, सोशल मीडिया का जमाना है और वो स्क्रीन पे अगर ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है, तो आप उसे क्यों वो कार्टून कैरेक्टर्स दिखाते हैं। आप उन्हें महाभारत रामायण की कहानियों वाले सीरियल्स दिखाइए, जिससे उसका नॉलेज भी बढ़ेगा और अपने देश की जो पौराणिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उसको भी जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह से हमारा देश जो है, किस पौराणिक काल से हमारा देश जो है प्रगति करता आया है, और कैसे हम उस जमाने में भी विज्ञान से ओतप्रोत थे,
विज्ञान हमारे इर्द गिर्द था, ठीक है। आज हम किसी तरह की बातें कर लें, अब अगर किताबों में जिक्र आता है पुष्पक विमान का, यस सर, तो हम कैसे मान लें कि राइट ब्रदर्स ने ही विमान बनाया पहले? वो पुष्पक विमान की जो अवधारणा है, हाँ, वो तो आपके रामायण काल से हमें रामायण काल मिलती में है। भी थी। रामायण में वर्णन है उसका, वर्णन पुष्पक है। विमान का। यस सर, और कुछ ग्रंथ तो ऐसे हैं जहाँ पे विमान बनाने का पूरा फॉर्मूला दिखाया गया है कि वो पुष्पक विमान किस तरह से बनता है। तो आप कैसे इन चीज़ों को नकार सकते हैं कि हमारी परंपरा जो है वो प्राचीन परंपरा ऐसी रही है कि पिछड़ों की परंपरा रही है? आप ये कैसे कह सकते हैं? तो लेकिन ये हमें जानकारी कब होगी? जब हम उन चीज़ों को देखेंगे। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम इस तरह से भी तो कर सकते हैं। सर इसमें ना मतलब ये जो पूरा सोशल मीडिया का, रील्स का, शॉर्ट्स का, ये बनाया इसी तरीके से है कि हमारी अटेंशन ले सके। जी। क्योंकि बिजनेस एंड ऑफ द, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र रहे। करेक्ट। जितने लंबे समय तक वो मेरे प्लेटफॉर्म पे रहेगा, मैं उतने ज़्यादा उसको एड्स दिखाऊंगा, हम्म, जिससे कि मेरा रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। हम्म, मतलब यहाँ पर आज के टाइम में जो खेल चल रहा है वो चल रहा है अटेंशन का। यानी कि जिसके पास जितनी ज़्यादा अटेंशन, वो उतने ज़्यादा क्या कहते हैं, बिल्ड कर रहा है अपने एम्पायर को। बिल्कुल। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये भी गलत हो रहा है। कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जित है। जी। अति जो है वो हमेशा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। यस सर। तो लोग जो हैं ऐसी ऐसी सामग्री परोस रहे हैं इसके नाम पर कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको देखें। जैसे वो खबर छोटी सी होगी, यस सर। लेकिन उसका टाइटल ऐसा दे देंगे कि क्या फला मर जाएगा। हाँ सर। अब आपने नाम इतना बड़ा दे दिया और क्या फला मर जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो न तो आपने ऑथेंटिक ऐसी सूचना किसी को दी कि भाई जो मैं कहना चाह रहा हूं ये सत्य है, और ना ही आप मतलब लीगल कंप्लायंसेस के चक्कर में उसमें आते हैं क्योंकि आपने आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ऑथेंटिक सूचना तो आपने नहीं दी जी। लेकिन आपने लोगों को झांसे में ले लिया। अब कोई ना कोई जो है उसको खट से खोल के देख रहा है, जिसके पास भी नोटिफिकेशन जा रही है या जिसके जो भी एवरेज पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसको इतनी समझ नहीं है, वो उसे खोल के देख रहा है कि इसमें क्या कंटेंट है, इसमें क्या कंटेंट है। तो वो आदमी जो इस तरह का कंटेंट डेवलप कर रहा है, उनमें ऐसी सोच है, वो अपना फायदा सोशल मीडिया के एंगल से देख रहे हैं कि जैसे यूट्यूब पे इतने लाइक्स मिल जाएंगे, इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो मेरा जो है वो प्रमोशनल वो आने शुरू हाँ पैसे आ जाएंगे, कमर्शियलाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की मानसिकता के साथ लोग चल रहे हैं, तो फिर वो दोहरे तरीके से आपका समय तो नष्ट कर ही रहा है और साथ में मस्तिष्क को भी विकृत कर रहा है। हाँ सर, वही है ना, जब हम मतलब हमारा तो अटेंशन जा रहा है। अब रील्स की बात की थी आपने, यहाँ पर क्या है कि हमने एक बार रील्स का एक रिपोर्ट आई है कि अगर आप एक बार रील्स खोलते हो तो मिनिमम 23 मिनट तक का आप स्क्रॉल करते रहते हो। अगर आपने एक बार ओपन किया रील्स या एक बार शॉर्ट्स ओपन किया तो 23 मिनट का आपको पता नहीं चलेगा कि आप किधर जाओगे। देन उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, मैं तो रील देख रहा था, मेरे को तो कुछ और करना था, फिर ट्रिगर करता है। तो एक रिपोर्ट आई है, मतलब इसमें कंटेंट भी फिर अलग अलग तरीके का आ रहा है। जैसे बताया था कि एकदम से कुछ अच्छा आ गया, एकदम से सैड आ गया, एकदम से कुछ मर्डर वाला आ गया, एकदम से कुछ आ गया। तो यहाँ पर सर मेरा मानना ये है कि जितने ज़्यादा हम कंटेंट रील्स या कंज्यूम करते रहते हैं अलग अलग तरीके का, तो वो क्या करता है, वो हमारी जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है उसको धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा है। क्योंकि जो हमारी क्रिएटिविटी है, सब एंड ऑफ द डे जब हम सोचते हैं तभी आती है, और वही चीज़ हम वहाँ यूटिलाइज करते जा रहे हैं या वो देते जा रहे हैं, तो वो वहाँ पर ख़त्म हो रही है। आपके देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हम कितना जानते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आता है तो आप बेटर उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसका अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। चैट जीपीटी फॉर एग्जाम्पल। यस सर। ठीक। अगर आप सारी चीज़ों के लिए चैट जीपीटी पे आधारित होकर रह जाएंगे तो जैसा आपने कहा कि मेंटल ब्लॉकेज आ जाएगी। यस सर। आपका सोचने की, विचार करने की, तर्कशीलता, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे।
अब आपसे कहा गया कि गाय पे निबंध लिखिए। जब तक आपने अपने मस्तिष्क में गाय का एक चित्र नहीं लाया, ठीक है, कि गाय कैसे दिखती है, उसके 4 पैर हैं तो कैसे होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 आंखें हैं उसकी। अगर आप आंख बंद करके उस चित्र को ध्यान से देखते हैं तो आप 8-10 लाइनें लिख सकते हैं आराम से। और लेकिन जब आपको पता है कि चैट जीपीटी मेरी मदद कर देगा और आपने डाल दिया कि ये कर दो, हाँ, प्लीज प्रिपेयर एन एसे ऑन काउ, तो उसने 2 मिनट में आपको दे दिया। उसके लिए तो और इजी है, काउ जैसा सब्जेक्ट बहुत इजी है, वो करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक्चुअली आपने टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया है। अब टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने से आपने अपने सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। अब ये काउ तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है। और यूजुअली जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो आता है कि गाय पे निबंध लिखो, है ना, कॉमन रहता है। हाँ, मेरे प्रिय अध्यापक, ये इस तरह की चीजें कॉमन। तो आपने अगर ये कॉमन चीजें भी चैट जीपीटी से निकालनी शुरू कर दी तो फिर आपकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। आप और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते। जबकि ये बेसिक चीजें हमें इसलिए सिखाई जाती हैं कि आज इसको बच्चे को 2nd 3rd क्लास से गाय पर निबंध लिखना सिखाएंगे तो आगे जा करके ये इसकी तर्कशीलता बढ़ेगी, ठीक है। और फिर न केवल गाय, हम इसको अगर सोसाइटी के किसी परिवेश पे कुछ लिखने के लिए कहेंगे तो ये उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि मुझे कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, ये पूरे जो एसे है, निबंध है, उसको कैसे उसकी प्रस्तावना लिखनी है, कैसे उसका बीच का हिस्सा लिखना है, कैसे कंक्लूड करना है, समराइज करना है, ठीक है। तो वो आपको जो शुरुआत में सिखाया गया था, ठीक है, उसके आधार पे आप किसी भी तरह का ऐसे लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो बेसिक चीज ही चैट जीपीटी से लेनी शुरू कर दी तो फिर भविष्य तो खतरे में, अंधकार में। सर, इसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव होती है। जी, वही वाली बात है। बिल्कुल। इसमें सर ये है कि जैसे आपने बताया कि लिखने की, सर तो क्या हमें अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाना चाहिए कि हमें एटलीस्ट 1 तो पेज मुझे लिखना है? बिल्कुल। क्या सर ये हमें ऐड ऑन करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल करना चाहिए। अभ्यास जो है, ठीक है, ये एक आपकी हैबिट का पार्ट होना चाहिए, आपका रूटीन का पार्ट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कुछ लिखना और कुछ पढ़ना। अगर आप लिखते हैं, अभी मैच्योरिटी की बात हमने सबसे पहले की थी, तो अगर आप लिखते हैं, मसलन अगर आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो आप डायरी लिखिए। आप जो भी आपने सुबह से शाम तक जितने भी काम किए हैं, तो इससे देखिए एक तो आपकी स्मरण शक्ति जो है वो तेज हो जाएगी, क्योंकि आप सुबह उठने के बाद से उन चीज़ों को रिकलेक्ट करना शुरू करेंगे कि आपने कब कब क्या क्या किया था। तो इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज है एक तरह की। और दूसरा, आपको लिखने की हैबिट, एक आदत सी पड़ जाती है। तीसरी चीज ये होती है कि क्रिएटिविटी बढ़ती है आपकी, ठीक है। आप एक तो प्लेन लिखते हैं और कई बार आप जो है उसको अच्छी तरह से मेटाफर का यूज करके और अलंकृत भाषा में उसको लिखते हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से लिखते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हैं कि वो लेखन शैली भी आपकी जो है वो बदलती जा रही है। अपने आप को ही अपना लिखा हुआ पढ़ने में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि पढ़ना। अब किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान के चलिए और किताबें पढ़िए। आजकल वो फैशन आ गया है कि आप स्क्रीन पे ही पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। आप किताबें पढ़िए, और किताबों को पढ़ने से एक चीज़ और इम्प्रूव होती है, वो ये है कि नोटिंग डाउन आप करना सीखते हैं कि कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसको आपने तुरंत अपनी डायरी में नोट कर लिया। दूसरी चीज़ ये होती है कि इट्स लाइक ए लर्निंग। आप जब किताबें पढ़ते हैं नई चीज़ सीखते हैं। देखिए, आप घूमने के लिए गोवा नहीं गए, लेकिन किसी पुस्तक में आपने किसी का यात्रा विवरण पढ़ लिया कि मेरी गोवा की यात्रा या मेरी गोवा की यात्रा के संस्मरण, तो आपको पता चल गया कि वहाँ कोंडोलीमा नाम का एक बीच है ना, वहाँ पणजी नाम का एक बीच है, एक जगह है ना। तो इस तरह से आप सीखते भी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ते हैं, आप कुछ फिक्शन भी पढ़ते हैं, तो
इससे आपकी सोचने समझने की और तर्कशीलता की क्षमता बढ़ती है, जिससे मैच्योरिटी जो हम बात शुरू में हमने की थी, यस सर, वो मैच्योरिटी का लेवल आपका बढ़ता है। धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता बिल्कुल, है, और बिल्कुल। वही फिर कि अपने इमोशंस पे, अपने बिहेवियर पे धीरे धीरे कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। ओके सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा जी। कि आप सर ऑडियंस, जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है सर, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि खास करके युवा लोग देख रहे होंगे, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप एक अनुशासन को बरकरार रखिए। अगर आपने अनुशासन हीनता कर दी, अगर अनुशासन आपने नहीं किया लाइफ में, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो मशीन को कभी भी आप हैंडल करिए, मशीन कभी आपको हैंडल करे, ऐसी सिचुएशन ना आने दीजिए। नहीं तो फिर वही ढाक के तीन पात, आप फिर समस्याओं में उलझते जाएंगे चले जाएंगे। और अपने आप को गर्त में ढकेलते चले जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया, और मैं चाहूँगा कि फिर मैं आपके शो में दोबारा भी आना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल सर, जरूर। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें, और युवा जो जानना चाहते हैं, लगभग वही प्रश्न आपके थे, यस सर। तो निश्चित रूप से इस पॉडकास्ट से युवाओं को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। फ्यूचर में सर आपके साथ और भी पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल, मुझे इंतजार थैंक यू रहेगा। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।